नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इससे पहले हमने चैप्टर 3 का लगभग 70% का कवर किया था पिछले वीडियो में। और उसके पहले वीडियो में हम चल रहे थे दूसरी बुक के हिसाब से, जिस हिसाब से हम उस बुक के चैप्टर 5 तक पहुंचे थे, बट एनसीईआरटी के टॉपिक 3.2 यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी तक हमने कवर किया था। तो अब इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपकी दूसरी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 8 के आसपास होगा, 7, 8, 9 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए देखें। हमने चैप्टर 4 में इसके क्या पढ़ा था? सब्सिडरी बुक्स और जर्नल। इसमें हमने मार्क किया था कि कैश बुक नाम की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई थी, जिसके बहुत सारे टाइप्स थे, बहुत सारे पार्ट्स थे, जैसे कि पेटी कैश बुक विद सिंगल कॉलम यानी कि कैश, या कैश बुक विद सिंगल कॉलम यानी कि बैंक, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम भी होता है। मैंने आपको बताया था इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रिपल कॉलम जिसमें डिस्काउंट होता है, डबल कॉलम की भी दो टाइप्स जिसमें कैश और डिस्काउंट या एक बैंक और डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या जानेंगे कि जब हम ये कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम बैंक ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो बैंक वाली, या डबल कॉलम कैश बुक हो जिसमें बैंक ट्रांजेक्शन्स नोट हो रहे हो, बैंक का एक कॉलम है। ठीक, तो ये जो बैंक ट्रांजेक्शन हम नोट करते हैं और इसका एक अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ये बैलेंस ज़्यादातर तो बैंक के रिकॉर्ड से मैच करता है। बैंक के रिकॉर्ड मतलब कि बैंक के पास फर्म का जो अकाउंट है, चाहे उसका वो स्टेटमेंट निकालते हो, चाहे उसकी कोई पासबुक हो, है ना, उस बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से मैच कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता हर बार, ज़्यादातर तो मैच करता है। लेकिन जब नहीं मैच करता तो हमें हमारे लिए एज अ फर्म या एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इसको रिकनसाइल करें, यानी कि हम देखें कि एरर कहाँ है, कहाँ मिसमैच है हमारे अकाउंट्स और हमारे ट्रांजेक्शन्स और बैंक के ट्रांजेक्शन्स के बीच में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम हर मंथ के एंड में एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या बैंक पासबुक को हम प्रिंट करा लेते हैं बैंक से, और उसके बाद हम उसे मैच करते हैं अपनी कैश बुक से, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम से, और फिर हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो चलिए हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब कि कोई एक ऐसा अकाउंट होगा, आपको ये सुनने में अब तक समझ में आ रहा होगा, जो रिकनसाइल करता होगा, जो मैच करता होगा, है ना, जो एरर्स को पिकअप करके उन्हें दूर करता होगा, जो आ रहे हैं, जो कारण है मिसमैच का पासबुक और कैश बुक के बीच में। अब देखिए अभी से इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम इस वीडियो में कैश बुक जब भी बोलेंगे तो उसका मतलब बैंक कॉलम ही होगा, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो चाहे डबल कॉलम। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनका कारण ढूंढ के उनको सही करने के लिए जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो बीआरएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत है क्या, है ना। या तो हम अपने को सही मान लें, अपने बैलेंस को हमेशा सही मानते रहें, या हम बैंक के बैलेंस को हमेशा सही मानते रहें। हमें ज़रूरत क्या है इन दोनों को मैच कराने की बार बार, हर मंथ हो भी। कुछ कुछ लोग ईयरली करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग हर मंथ करते हैं। ठीक है, और हमें प्रॉब्लम क्या है अगर ये जो दो बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहे तो देखिए ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों को नोट कर लें जो हमारे दिमाग से उतर गई। बहुत से एरर्स इस वजह से होते हैं, दोनों के बीच में मिसमैच इस वजह से होता है कि बैंक के कुछ चार्जेस थे जो उसने कट किए और हमें वो पता नहीं चला, या हम तो जान रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमारे बैंक में सम कुछ इतना सम अमाउंट ऑफ बैलेंस है, लेकिन बैंक के हिसाब से उतना है नहीं। किसी को हमने चेक इशू कर दी, उसने जाके बैंक में लगाई ताकि वो हमारे अकाउंट से पैसे कटवा के अपने में जमा करवा सके, लेकिन हमारे में थे नहीं और चेक बाउंस हो गई। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
कुछ चार्जेस होते हैं जो हमारे ध्यान में भी रहने चाहिए, वो जब पासबुक प्रिंट होगी तभी पता चलेगा। ठीक, इस वजह से हम दोनों में से किसी भी एक बैलेंस के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हमें ज़रूरी है कि हमें सही बैलेंस जो होना चाहिए वो पता चले, जिसमें बैंक के द्वारा दिए हुए चार्जेस भी हों, जिसमें वो चेक भी हट जाए जो बाउंस कर गई, जिसमें वो चेक भी हट जाए जो कभी प्रेजेंट ही नहीं करी गई। मान लीजिए आप मिस्टर ए हो, आपने मिस्टर बी को चेक दिया कि भाई ये अपना पेमेंट ले लीजिए। अब क्योंकि चेक 3 महीने तक वैलिड रहती है और शायद बी मिस्टर बी के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो अपने पास रख के भूल गए और सोचा जब जरूरत पड़ेगी तो जाके लगा देंगे, और आपने तो अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन इस मंथ का स्टेटमेंट आपका खराब हो गया क्योंकि वो कभी चेक लेके पहुंचे ही नहीं बैंक, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों बैलेंस को टैली करते हुए ही अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू करें। अब जब हमें एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, और एक बैंक स्टेटमेंट जो बैंक ने दिया है कि भाई एक्चुअल बैलेंस है क्या। ठीक, तभी हमें दोनों की डिटेल्स पता चलेंगी और हमें पता चलेगा कि जो दो बैलेंस डिफर कर रहे हैं वो कौन कौन सी एंट्री की वजह से है, और उन एंट्री को हम इसमें नोट करेंगे। ये फिगर 5.5 हमें एक फॉर्मेट दिखाता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर होता कैसा है। इसमें यहाँ पे ऐड और लेस के लिए एक कॉलम दे दिया गया है। ये कॉलम आप यहाँ से गायब भी कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो बस, जिससे आपको पता रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐड और ये चीज़ें लेस होनी है। ये होता है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम कि क्या है, एंट्री है क्या आखिरकार जिसकी वजह से ये जिसे ऐड या लेस किया जा रहा है। ठीक, अमाउंट कितने रुपए से हो रही है, ये ऐड वाली ऐड अप कर ली, लेस वाली उसमें से लेस कर दी और निकाल दिया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अभी क्लोजिंग बैलेंस तो होता नहीं है क्योंकि हम तो दोनों ही क्लोजिंग ही लेके चल रहे हैं, एक कैश बुक के हिसाब से एक पासबुक के हिसाब से। तो इसीलिए हम ऊपर स्टार्ट करते समय वो बुक लिखते हैं जिसे हम लेके चल रहे हैं कि भाई मान लीजिए हमने कैश बुक लिया, हमने कहा हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई एक बुक होगी जिसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, वहीं दूसरी बुक के हिसाब से वाइस वर्सा हो रहा होगा, जो इसके हिसाब से ऐड होना होगा वो उसके हिसाब से लेस होना होगा। इतना तो आप समझती हैं कि अगर हमें दो चीज़ों को मैच कराना है, दोनों में डिफरेंस है और कुछ ऐड या लेस करना है, तो मान लीजिए कि अगर एक 3 है और एक 5 है, तो अगर आप इसे लेके चलोगे तो आप 2 जोड़ोगे 5 पहुँचाने के लिए, और इसे लेके चलोगे तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 तक पहुँचाने के लिए। तो इसीलिए जो बुक हम लेके चल रहे हैं हम उसके हिसाब से एंड बाकी एंट्रीज को ऐड और लेस करते हैं और हम फिर पहुँचते हैं दूसरी बुक के पास। अब ये पहली वाली कैश बुक दूसरी पासबुक हो सकती है और ये पहली पासबुक और दूसरी कैश बुक भी हो सकती है। ठीक, लेकिन हमारी एंट्री उस सबसे वाइस वर्सा हो जाएंगी सिचुएशन के हिसाब से। ये 2 कॉलम भी बन सकती है कि हम प्लस वाले अमाउंट एक तरफ लिख दें और लेस वाले एक तरफ। ठीक, और इसका सम टोटल कर दें इनके लास्ट में और उसके बाद बैलेंस निकाल दें। जैसी आपकी मर्जी हो या जैसा आप प्रैक्टिस में आपके स्कूल में हो, आपके टीचर्स ने सिखाया हो स्कूल के, क्योंकि कई बार आपको इंटरनल टेस्ट के लिए उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, एक पासबुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसा दिखता है, ये देखिए। ये आपका पूरा पूरा बैंक स्टेटमेंट है। ठीक, इसमें आपका अकाउंट नंबर होगा, किसके नाम पे अकाउंट है, फर्म के नाम पे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के नाम पे भी हो सकता है, उसका एड्रेस। ठीक, ये बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का एड्रेस। ये बैंक का टाइप, यहाँ पे मल्टी मॉड्यूल पैकेज लिखा है। बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, बेसिक सेविंग अकाउंट, और अलग अलग बैंक के अपने अपने कुछ स्कीम के नाम होते हैं, कुछ स्पेशल अकाउंट्स के नाम होते हैं। ठीक है, हालांकि जहाँ पे भी ये मल्टी मॉड्यूल पैकेज या इस टाइप के मल्टी अकाउंट है ना, मल्टी एसेट अकाउंट है ना, और स्वीप इन स्वीप आउट अकाउंट है, इस टाइप के जब नाम आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भाई जब बैलेंस बहुत एक्सेस कर जाएगा किसी किसी बैंक अकाउंट में, तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट की एफडी बना दी जाएगी एक शॉर्ट टर्म। जैसे ही आपको पैसे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेंगे वो ऑटोमेटिक ब्रेक होगी और वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। उस टाइप के अकाउंट्स को कुछ बैंक मल्टी मॉड्यूल पैकेज बोलते हैं। फिर वर्ड आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, किस डेट से किस डेट तक का स्टेटमेंट है ये लिखा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कई पेजेस में है तो पेज 1 ऑफ 3, पेज 2 ऑफ 3 ऐसे करके किस डेट को प्रिंट हुआ है, ऑपरेटर आईडी जिसने प्रिंट किया है, भाई बैंक के कंप्यूटर से प्रिंट हुआ होगा तो जिस आईडी से इसको ओपन किया गया होगा उस आईडी का लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये प्रोवाइड किसने कराया था। ठीक, मान लीजिए बैंक का नाम है धीरेन्द्र नेशनल बैंक और एक कॉर्नर प्लेस पे है। अब आ गई आपकी डेट,
फिर आपके आ गया पर्टिकुलर्स, चेक नंबर अगर कभी कोई चीज़ चेक से की जा रही है तो, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक, ध्यान रखिएगा, जैसे आपके लिए आपके अकाउंट्स में कैश बुक या कैश अकाउंट एक एसेट है, और इसी वजह से इसका डेबिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल है। बैंक के नज़रिए में आप एक क्रेडिटर हो, आपका पैसा उनके पास रखा है जो आप कभी भी मांग सकते हो, तो इसीलिए उनके लिए आपका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखिए, बाय क्लियरिंग जब आपने जमा किया, सॉरी, हाँ, बाय क्लियरिंग जब आपने जमा किया तो आपके अकाउंट में पैसा आया, ठीक, और अकाउंट बढ़ गया, देखिए 5,000 था, 10,000 जुड़ा, 16 हो गया, ठीक है, तो आपके लिए फेवरेबल बैलेंस उनके हिसाब से क्रेडिट है, आपके हिसाब से आपकी कैश बुक में क्या रहता है, डेबिट रहता है। ठीक, आप अपने घर में भी कोई पासबुक उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ जहाँ राइट में आपके अमाउंट लिखा होता है उसके लास्ट में क्रेडिट लिखा रहता है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ज़्यादातर बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बहुत ही कम होते हैं ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट जिसमें ओवरड्राफ्ट लिया जा चुका हो तो बैलेंस डेबिट में चला जाता है। खैर वो रेयर केस है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको पता चलेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, अब देखिए एंट्रीज गड़बड़ी होती कैसे कैसे है, जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, वो यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। एक तो कारण, कारण क्या होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, कि हमने कब रिकॉर्ड किया, बैंक ने कब रिकॉर्ड किया। अब उस बीच में मंथ चेंज हो गया तो लीजिए फिर बीआरएस में जोड़िए उसको, नहीं तो 4 दिन बाद एंट्री हो गई है और दोनों एक ही मंथ में थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बीआरएस में समय दोनों जगह एंट्री हो चुकी होती है। ठीक, तो जब एक बिजनेस बैलेंस अपनी कैश बुक और पासबुक का चेक कर रहा होता है तो कई बार डिफरेंस निकलता है, जो टाइम गैप की वजह से होता है, या तो पेमेंट का या रिसिप्ट का। अब क्या क्या फैक्टर होते हैं जो टाइम गैप को इंक्लूड करते हैं, पहला, चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, गलत लिखा है, चेक इशूड बाय द फर्म, देखिए नीचे लिखा हुआ है व्हेन चेक्स आर इशूड बाय द फर्म। क्या होता है कि जब फर्म चेक इशू करती है किसी को, अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को, किसी को भी, कि ये लीजिए आप पेमेंट ले लीजिए बैंक में लगा के, तो जब मैंने आपको बताया ना अभी कि वो पहुंचा ही नहीं बैंक लेके अभी चेक चेक अपनी, तो क्या होता है, हमने तो चेक दे दिए तो हम तो कैश बुक के क्रेडिट साइड यानी अपने नेगेटिव साइड प्रिंट लिख देंगे उससे कि भाई हमारा पैसा माइनस हो गया, लेकिन क्योंकि रिसीविंग पार्टी अभी तक बैंक पहुंची नहीं है तो इसीलिए पासबुक में अभी तक वो पेड हुआ ही नहीं है, लेस हुआ ही नहीं है। ठीक, तो इस वजह से डिफरेंस आ गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब कि जब फर्म को किसी कस्टमर से, डेटर से या किसी से भी चेक मिला कि भाई हमें पेमेंट चाहिए था, इन्होंने चेक दे दिए, हमने क्या किया, उसको कैश बुक के डेबिट साइड लिख दिया कि भाई हमारा पैसा बढ़ गया है, तो इस वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन बैंक को हमने या तो चेक दी नहीं, या दी तो उसने क्लियर करने में 2-3 दिन लगा दिए या टाइम लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो चेक बाउंस हो गई, है ना, क्योंकि सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, तो ऐसी चीज़ों की वजह से पासबुक में बैलेंस रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर ने क्या किया, सॉरी, कस्टमर के बिहाफ में बैंक ने खुद ही चीज़ें डिडक्ट कर ली, चाहे वो इंसिडेंटल चार्जेस थे, कलेक्शन चार्ज, चेक कलेक्शन चार्जेस, ओडी का इंटरेस्ट, अनपेड चेक डिडक्टेड बाय बैंक, जो बाउंस हो गई हो, बाउंसिंग के भी चार्जेस होते हैं ना, और भी बहुत से चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस एक्सेट्रा, तो इस तरीके की चीज़ें जो है बैंक ने खुद डिडक्ट कर ली। कई बार हम ही उन्हें मैंडेट दे के रखते हैं कि भाई हर महीने हमारा यहाँ का बिजली का बिल आप पे कर दीजिए जितना भी आया है हमारे अकाउंट से, हाँ, या हमारे जो लोन है उसका ईएमआई कर दीजिए, और हम बाई चांस उन्हें लिखना भूल गए, है ना, खैर वो टाइप बदल जाता है, वो टाइप आ जाता है एरर्स मेड बाय बिजनेस ऑफ बैंक, है ना, वो हमारा एरर है कि हमने नहीं याद रखा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, या कोई कस्टमर आए और सीधे जाके बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा करा दे, है ना, लेकिन हमारे फर्म को वो इंटीमेट करना भूल जाए कि भाई अरे वो तो स्टेटमेंट में देख ही लेंगे, या अ, अरे ये तो पता ही ऑब्वियस था कि भाई इस दिन हमें बैंक पैसे जमा करना है, ये सोच के उन्होंने रिमाइंड नहीं कराया और हम उसको कैश बुक में नहीं लिखे, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मान लीजिए कि कस्टमर के बिहाफ में जो है क्या कहते हैं कि दूसरे लोगों से इंटरेस्ट या डिविडेंड
रिसीव करना है ना? या आप देखते हो कई बार आपके घर में किसी की एफडी है, उसका बैंक एफडी का इंटरेस्ट जो है ड्रॉ होना होता है, तो हमेशा बैंक अकाउंट में आके जमा हो जाता है अपने आप। ऐसी चीज़ें जो है मान लीजिए बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसको नहीं पता, तो उसने नहीं ध्यान दिया। डायरेक्ट पेमेंट जैसे मैंने बोला था, बिजली का बिल, रेंट, टैक्सेस है ना, ये सब जो है टेलीफोन बिल, ये सब डायरेक्टली पे कर रहा है कस्टमर की तरफ से बैंक, है ना? आपके यहाँ से भी कई बार लोन की है, इसकी ईएमआई कट जाती होगी, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्ट पेमेंट हो गया। चेक्स डिपॉजिटेड या बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, चेक है या बिल है वो डिसऑनर हो गया, है ना, यानी कि बाउंस कर गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कस्टमर ने जो एंट्री की होती है वो रिवर्स हो चुकी होती है बैंक में, एक्चुअली वो पूरी नहीं हुई होती। अब आता है डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर, गलतियों से बैंक की या हमारी, यानी हम यानी कि फर्म की गलतियों के कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हमने कुछ नोट किया, बैंक ने कुछ नोट किया, टोटल गलत था, चेक का अमाउंट गलत था, कुछ जीएसटी नहीं लगा था, है ना? बैंक की वैसे गलतियाँ कम ही होती हैं, हमारी होती है, क्योंकि बैंक आजकल पूरा फुली कंप्यूटराइज डिजिटलाइज चल रहा है। अब देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि आप कितना जान पाए हो। मान लीजिए ट्रांजेक्शन लिखा है, टाइम गैप लिखा है, एरर मेड बाय बिजनेस या बैंक, किसने एरर मेड किया ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपको बताना है। चेक्स इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखिए, इसमें ना बिजनेस की गलती है ना बैंक की, इसमें टाइम गैप, ठीक? क्योंकि कस्टमर ने इशू किया है तो सामने वाला ऐसा तो है नहीं कि अपना पेमेंट लेने कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो अभी नहीं गया, इसीलिए जो है हम वो एरर हो गया, है ना? वो थोड़े दिन बाद चला जाएगा। Checks amounting to 5,000 issued to Messrs XYZ but recorded as 500 in the cash book. अब 5,000 रुपये की चेक हमने दी XYZ को, लेकिन हमने कैश बुक में 500 लिख लिया, तो क्या है, ये एरर है जो कि बिजनेस ने दिया है, ठीक है? अब यहाँ सीधे से टिक लगा सकते हो कि बिजनेस या बैंक के द्वारा किया गया error, यहाँ टाइम गैप का एरर था। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा नहीं। तो अब यहाँ पे बैंक की भी गलती हो सकती है, उसने मैसेज नहीं भेजा, यह हो सकता है मैसेज भेजा हमने ना पढ़ा। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने बैंक में चेक जमा कर दिया पर बैंक ने अभी तक उसे हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया, तो ये टाइम गैप का फर्क है। बैंक चार्जेस डेबिटेड टू फर्म्स करंट अकाउंट बाय द बैंक, यहाँ पे बिजनेस या बैंक की गलती है कि चार्जेस डेबिट हुए पर या तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया या हमने ध्यान नहीं दिया। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए ये सब कुछ समझने के लिए रिवीजन टाइप का, ठीक है? ऐसे तो मैं जनरली इसकी चीज़ें ये प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ, बट मैं यहाँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं एक और दूसरा थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं उसको स्किप करने वाला हूँ। अच्छा, क्यों स्किप करने वाला हूँ मैं? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं, तो मैं उसकी जगह 2 एग्ज़ाम्पल लूँगा और आपको वो तरीका बताऊँगा जो केवल मैं ही नहीं हर जगह चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्कूल में भी चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड अलग लिखी है, ठीक है? तो उस वजह से कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ना वो स्कूल वाले उस तरह से पढ़ाते हैं, ना ही प्राइवेट बुक्स और ना ही मैं ऐसे करूँगा, ठीक है? पहली चीज़, पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ डैश एज़ इट अपीयर्स इन द लेजर ऑफ द बैंक। बैंक के लेजर में पासबुक जो है क्या है? बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, ठीक है? उसकी कॉपी है बैंक पासबुक, ठीक? कि जैसा बैंक के लेजर में दिख रहा है वैसे ही छाप के आपको भी एक कॉपी दे दिया गया। When money is withdrawn from the bank dash the account of the customer। जब मान लीजिए बैंक अकाउंट से पैसा आपने निकाले, अब बैंक आपके अकाउंट को वहाँ क्या करेगा? वहाँ वो आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। हालाँकि आप अपने यहाँ, मैंने पहले ही बताया, कैश बुक को डेबिट तब करते हो जब वो बढ़ता है, लेकिन बैंक के लिए आप एक क्रेडिटर हो। तो आप अपना जितना पैसा निकालते जाओगे उतना उनका क्रेडिटर कम होता जाएगा, यानी डेबिट होता जाएगा, ठीक? नॉर्मली द कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कैश बुक, ये वही वाली बात हो गई जो वही बोली मैंने, कि कैश बुक नॉर्मली डेबिट बैलेंस दिखाता है, मतलब पॉजिटिव ही तो दिखाएगा, कैश तो माइनस में जा नहीं सकता, है ना? हालांकि जब आप बैंक अकाउंट की बात कर रहे होते हो या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर सकते हो तो कर रहे होते हो, तो एक चांस होता ज़रूर है कि भाई आपका बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की एग्जिस्टेंस की वजह से, है ना?
लेकिन नॉर्मली क्या होगा, कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखाएगा और पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे क्रेडिटर हो तो वो उल्टा लिखते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स आपके लिए वो एसेट है, उनके लिए वो लायबिलिटी है, उनको आपको आपके पैसे वापस करना है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ और सॉरी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक। इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ देखिए मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं हम किसी एक को, या तो कैश बुक बैलेंस हो या पासबुक बैलेंस हो। ठीक। और उसके हिसाब से चलते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पहले जो दिया होता है हमें वही लेना होता है पहले। ठीक। और दूसरे वाले तक पहुंचना होता है। तो इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, the items which make the cash book balance smaller than the passbook must be dash for the purpose of reconciliation। देखिए बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, इस तरह से आप वहाँ पहुँचोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कैश बुक बैलेंस को अगर हम शुरुआत में ले रहे हैं और कोई एक ऐसे आइटम है जिसकी वजह से कैश बुक पासबुक से छोटी पड़ रही है, ठीक, कैश बुक बैलेंस पासबुक से कम पड़ रहा है, तो पासबुक तक पहुँचने के लिए या रिकन्सिलेशन जिसे हम बोलते हैं करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा उसे। ठीक। कोई एक एंट्री थी 2 रुपए की जो कैश बुक में नहीं थी, इसीलिए कैश बुक जो है 10 रुपए दिख रहा है, तो पासबुक क्या दिख रही होगी, 12 रुपए। और इस 12 तक पहुंचने के लिए क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हम क्या करेंगे, इसको दो को ऐड करेंगे। ठीक। यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं। If the passbook shows a favorable balance and if it is taken as a starting point for the purpose of bank reconciliation, then checks issued but not yet presented for the payment should be dashed to find out cash balance। देखिए मान लीजिए पासबुक को आपने, पासबुक फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा था और उससे आपने शुरुआत करी बीआरएस बनाने की, और फिर आपको पता चला कि कोई चेक्स इशूड थी, मतलब कि कंपनी ने चेक किसी को दी थी कि जाओ अपना पेमेंट ले लो, चेक्स इशूड का यही मतलब। ठीक। लेकिन उन्होंने पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं की बैंक में, यानी कि कैश बुक जो रहा होगा कंपनी के पास, उन्होंने चेक देते ही अपने में से अमाउंट माइनस कर दिया होगा कि हमने पे कर दिया। ठीक, उनका बैलेंस घट गया होगा, पर वो कभी बैंक पहुंचे नहीं, तो बैंक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। और हम रिकन्सिलेशन के लिए बैंक से ही, यानी कि पासबुक से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें कैश बुक की ओर जाने के लिए क्या करना होगा, हमें भी उसे पेड करना होगा, तो माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट। तो ये अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। एक बार फिर से समझिएगा क्यों। ये पेमेंट था एक तरीके का, जो कैश बुक में हो गया, कैश बुक घट गई, किसी कारणवश वो पेमेंट के लिए बैंक नहीं पहुंचे, तो बैंक में वो भी पैसा पड़ा हुआ है। हम ने पासबुक उठाई है और हम कैश बैलेंस की ओर उसको ले जा रहे हैं, मतलब उससे मैच कराना चाहते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यही हमने कैश बुक ली होती तो हम प्लस करते, क्योंकि पासबुक बढ़ी हुई है और हमें उस तक पहुंचना है। हम जो चीज़ लेके चलते हैं हम चेंजेस केवल उसमें ही कर पाते हैं। ठीक है, उसी में कर ही सकते हैं। चलिए 7 पॉइंट पढ़ते हैं। When the checks are not presented for payment, favorable balance as per the cash book is dash than that of passbook। मान लीजिए कि चेक चेक इशू करी लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस, ये फेवरेबल कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, सीधे आप ऐसे समझिए, बैलेंस एज पर कैश बुक इज डैश दैन डेट ऑफ पासबुक, पासबुक से ज़्यादा होगा कि कम होगा। देखिए ये स्टेटमेंट हमें समझ पा रहे होंगे आप कि हमें ग्रेटर या लेसर लिखना है ना, तो क्या कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा कि पासबुक का ज़्यादा होगा, भाई सीधी सी बात है, हमने चेक इशू कर दी तो हमने तो कैश बुक घटा दी होगी, पेमेंट किया है ना, हमने चेक इशू करी है पेमेंट के लिए तो हमने कैश बुक घटा दी होगी, लेकिन वो पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं तो पासबुक में से वो पैसा कटा नहीं, तो इसलिए कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेसर देन या लेस देन, सॉरी। When a banker collects the bills and credits the account, passbook overdraft shows dash balance। मान लीजिए बैंकर ने कोई बिल और क्रेडिट जो है, ओ सॉरी, कोई बिल्स कलेक्ट किए, ठीक है, बैंकर ने खुद, और अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि बढ़ाना, क्योंकि उनके लिए क्रेडिट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमारी पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट है। तो उन्होंने कुछ बिल्स कलेक्ट किए और पैसा बढ़ा दिया। बिल्स कलेक्शन मतलब क्या होता है, कोई बिल है जो हमने बैंक को दे रखा है कि भाई ये बिल्स रिसीवेबल है, ये इनसे पैसा हमें मिलना है इस डेट में, है, और बैंक ने उससे पैसा उस डेट में 2 महीने बाद 3 महीने बाद ले लिया और अकाउंट में जमा कर दिया।
पासबुक तो क्रेडिट अकाउंट है ना, पासबुक ओवरड्राफ्ट शोज डैश बैलेंस, पासबुक ओवरड्राफ्ट कैसा बैलेंस दिखाएगा, पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा है ना। If the overdraft as per the passbook is taken as a starting point, the checks issued but not presented are, देखिए जब भी हम पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं या कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट नॉन ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, ये सब कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ये सब यहाँ पे जो दिया है कंफ्यूज करने के लिए है। हमें बस ये देखना है कि हमने पासबुक ली है कि कैश बुक ली है, और आखिरकार जो चीज़ हो रही है वो किस चीज़ में प्लस या माइनस हो चुकी होगी, कैश बुक में या पासबुक में, प्लस या माइनस, बस यही चीज़ें देखनी है हमें। चार चीज़ें ध्यान में रखिए, पासबुक है कि कैश बुक है, जोड़ा गया है कि घटाया गया है, बस यही चीज़ें आपको देखनी है। तो देखिए हमने पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, अब चेक इशू की गई बट प्रेजेंट नहीं की गई, फिर से वही बात, चेक हमने दी कि भाई पैसा हमने काट दिया है और वो बैंक में पहुँचाना है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ये वही क्वेश्चन दोबारा से हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से। When the passbook balance is taken as a starting point, which items which makes the passbook balance dash than the balance in the cash book must be deducted for the purpose of reconciliation। भाई हमने पासबुक ले रखी है, अब वो आइटम जो पासबुक को डैश करते हैं कैश बुक के मुकाबले में, तो बड़ा या छोटा दिखाते हैं, उनको हमें माइनस कर देना चाहिए रिकन्सिलेशन के लिए। अब आप कुछ समझो, आपको पासबुक से कैश बुक पे पहुंचना है और ये कह रहा है इन आइटम को डिडक्ट कर देना चाहिए, यानी कि इसमें से माइनस कर देना चाहिए पासबुक में से, क्योंकि हमने पासबुक को लिया है रिकन्सिलेशन यानी कैश बुक तक पहुंचने के लिए। पासबुक से कैश बुक तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों को हमें माइनस करना पड़े पासबुक से, वो क्या करती होंगी, वो पासबुक को ग्रेटर दिखाती होंगी, ये ग्रेटर बनाती होंगी कैश बुक से, इसलिए तो हम माइनस करके बराबर करेंगे। ठीक है, बस यही पूछ रहा था। अभी तक आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट इसकी वजह से ये ग्रिलिंग जो हुई है ना अभी आपके इन क्वेश्चन से, इसकी वजह से अब आपको नीचे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जिस थ्योरी की मैं बात कर रहा था स्किप करने की, वो ये है, दो तरीके से BRS प्रिपेयर किया जा सकता है, एक विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, एक आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, ये आपको नहीं समझना। दो तरीके से आपको समझना, दो तरीके से BRS प्रिपेयर किया जा सकता है, एक पासबुक से शुरुआत करके स्टार्टिंग विद पासबुक, और एक कैश बुक से शुरुआत करके। ठीक, ये दो तरीके हैं BRS बनाने के। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, जैसे सब एग्जाम्पल करते जाओ देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। 2 से 3 एग्जाम्पल मैं लूँगा और फिर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, बाकी सब कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन न्यूमेरिकल के वीडियोज़ में ही बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ थियोरेटिकल कवर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये है ही अकाउंटेंसी, तो इसीलिए हम इस पर यहाँ तक तो आना ही है एग्जाम्पल समझने तक। ठीक, तक कि हमारी थ्योरी वर्क करी तो कैसे करी, ये देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 31 मार्च 2017 को BRS बनाना है हमें। ठीक, और मिस्टर विनोद के पर्टिकुलर्स का। ठीक, हमें पहले नंबर पे क्या दिया गया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। ठीक, अब जरूरी नहीं है मैं एज पर पासबुक दिया जाए, हो सकता है वही आंसर हो, और क्योंकि आप अकाउंटेंसी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका कुछ आंसर निकलता है जो सही होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे सोल्यूशन आपको दिख जाएगा, लेकिन वैसे नहीं। और अभी तो हम इसको डिस्कस ही कर रहे हैं, तो इसलिए रहने देते हैं। प्लस माइनस अगला अगला जो एग्जाम्पल लेंगे हम उसमें सोल्यूशन हम छुपाएंगे पहले। ठीक, चलिए। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, हमें कैश बुक से शुरुआत करनी है। ठीक है, और जब तक यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस या ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है ना, कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, तब तक जो है हमें क्या रखना है, हमें इसे पॉजिटिव ही मानना है, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या जाना था कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट और जो क्या कहते हैं कि पासबुक का बैलेंस क्रेडिट वो पॉजिटिव होता है। ठीक, और नॉर्मली पॉजिटिव ही माना जाता है। अब कैश बैलेंस एज पर पासबुक को, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक को हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक, एक पॉजिटिव का कॉलम बनाया इन्होंने, एक नेगेटिव का, बहुत अच्छे। ठीक, ऊपर ऐसे हेडिंग डाल दी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर विनोद एज ऑन 31 मार्च 2017।
फिर हमें पहला पॉइंट मिलता है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। मतलब कि चेक हमने इशू किया कस्टमर को, लेकिन वो पेमेंट लेने नहीं पहुंचे, और ये थी कितने की, ₹6,000 की। तो भाई अगर हम कैश बुक से चल रहे हैं, हम ये जानते हैं कि हमने इशू करी होगी तो हमने कैश बुक से माइनस कर दी होगी पेमेंट। पेमेंट है ना ये। जब हम चेक इशू करते हैं, वर्ड भी लिखा है पेमेंट, तो हमें ये जानना चाहिए कि चेक इशू करने का मतलब क्या होता है कि ये लो पेमेंट, जाके ले लो भाई, हमने पे कर दिया, तो हम अपनी कैश बुक से माइनस कर चुके होंगे। पर जब हम रिकन्सिलेशन कर रहे हैं तो हमें पासबुक तक पहुंचना है, और क्योंकि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं की गई है, इसलिए पासबुक में ये माइनस हुआ नहीं। अब दो काम हो सकते हैं, या तो हम इसे कैश बुक्स में वापस बढ़ा दें बराबर करने के लिए, या हम इसे पासबुक से भी घटा दें। लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास है कैश बुक, जो हमें पहले दिया होता है बैलेंस, जिसका हम उसी से शुरू कर रहे होते हैं, हम उसी में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने कैश बुक से माइनस कर दिया था, हमें पासबुक तक पहुंचना है, हमारे पास कैश बुक ही है, तो हम इसे वापस बढ़ा देंगे ताकि पासबुक जैसा हो जाए। ठीक, ये हो गया ऐड। ठीक, 6,000। फिर आता है बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000। डिविडेंड क्या होता है भाई, आपने कहीं शेयर्स खरीद रखे हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो डिविडेंड आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्योंकि डायरेक्टली हो गया तो हमें पता ही नहीं चला, हम कैश बुक में नोट नहीं कर पाए। अब ये डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, ये एक क्या कहते हैं, प्रॉफिट है, पॉजिटिव बैलेंस है, ये पासबुक में जुड़ा होगा, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट से वैसे भी आपको पता चल जाना चाहिए। मान लीजिए कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बिल्स, कलेक्शन ऑफ रेंट एक्सेट्रा से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव होता है। अब कोई चीज़ पासबुक में बढ़ी और हमारे पास अभी कैश बुक है, हमें उसे उसके बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी बढ़ा देंगे। देखिए ऐड हो गया आपका। ठीक, फिर बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने ₹400 के चार्जेस लिए थे, ठीक, ₹400 के, और हमें ये पता नहीं था, तो उन्होंने पासबुक में से 400 माइनस कर दिए थे। अब हमारे पास है कैश बुक, तो हम भी क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। कोई पॉइंट छूट गया क्या? अच्छा, इन्होंने ऊपर कर दिया फिफ्थ वाले को। ठीक, फिर अ चेक फॉर 6,000 वॉज डिपॉजिट। चेक्स कैसे हो सकता है, आ लिखा है बेटा। अ चेक फॉर 6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने क्या किया था, हमने अकाउंट में अपने ₹6,000 जमा कराए थे। देखिए जैसे वो लोग पेमेंट लेने पहुंचते हैं, वैसे हम भी किसी और से चेक रिसीव करके उसे अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। लेकिन हो सकता हो कि जिस डेट को हम BRS बना रहे हैं, उस डेट तक बैंक ने उसको क्रेडिट किया ना हो। ठीक है, बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही ना किया हो। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि जो हमारा कैश बुक है उसे हमने प्लस कर दिया होगा, जैसे हमें चेक मिली कि भाई चलो इसे जमा करा देते हैं, पैसे बढ़ गए हमारे। लेकिन पासबुक में वो ऐड नहीं हुआ। अब हमारे पास तो कैश बुक ही है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे वापस माइनस करके बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो ये 6,000 कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। अब बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। कैसे आया, हमने इसको जोड़ा, आया 64,000। हमने कहा इधर भी 64 लिख लो, इसमें से हमने ये 6,400 घटा दिया, तो बचा क्या, 57,600। ये क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, तो कैश बुक से शुरू किया, पासबुक तक पहुंच गए। अगर कहीं हमारा आंसर दिया होता तो ये उससे मैच हो जाता, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया वो सही किया। एक एग्जाम्पल और करते हैं बिना सोल्यूशन देखे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। From the following particulars of Anil and Company, prepare a BRS as on 31st August 2017. बैलेंस एज पर कैश बुक इज 54,000। तो अब देखिए फिर से यहाँ पे दिया नहीं है कि नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, हमने कहा कि ये 54,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कैश बुक का बैलेंस है, और इसी को हम लेके चलने वाले हैं, क्योंकि कैश बुक हमें दी गई है, तो कैश बुक लेके चलेंगे। ₹100 bank incidental charges debited to Anil and Company account which is not recorded in cash book। तो जो अनिल एंड कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट यानी माइनस कर दिए गए चार्जेस ₹100 के, ये इंसिडेंटल चार्जेस थे, हमने इसे कैश बुक में नोट नहीं किया था। अब ये चार्जेस क्या हुए होंगे, पासबुक से माइनस हुए होंगे, क्योंकि चार्जेस हैं भाई, और डेबिट हुए हैं, और उनके हिसाब से डेबिट मतलब नेगेटिव बैंक के हिसाब से। और हमारे पास है कैश बुक, हमें उसको बराबर करना है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ₹100। फिर checks for 5,400 is deposited in the bank।
है ना, हमने बैंक में चेक 5400 के चेक्स जमा कराए, ठीक, लेकिन बैंक ने भी उसे कलेक्ट नहीं किया, मतलब उसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो क्या होगा? देखिए चेक दो ही होते हैं, एक इशू और एक डिपॉजिट, ठीक। बैंक उसे क्या करता है, या तो बैंक कैश प्रेजेंट होते हैं पेमेंट के लिए, या बैंक उसे कलेक्ट करता है। ये जो वाले चेक होते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं या बैंक को कलेक्ट करने होते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, हमें मिले होते हैं। और जो हम इशू करते हैं, बट कोई पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं जिसके साथ, वो चेक हमारी नेगेटिव होते हैं, हमने दिए होते हैं दूसरों को, ठीक। ये फ़र्क बार बार रिमाइंड कराता हूँ मैं, जिससे आपको याद हो जाए। तो 5400 हमने क्या किया होगा, कैश बुक में प्लस कर लिया होगा डिपॉजिट करते समय, लेकिन बैंक ने तो उसे प्लस किया नहीं, और हमारे पास कैश बुक ही है, तो हमें वापस सही करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। अ चेक फॉर 20,000 इज इशूड, हमने क्या किया, हमने अपने से माइनस कर लिया कि भाई चलो 20,000 की चेक हमने दे दी किसी को, लेकिन वो लेके पहुंचे नहीं बैंक, यानी पासबुक से माइनस हुआ नहीं, और हमारे पास है कैश बुक, हमें उसे वापस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 20,000 और 20,000 और 54,000 हुआ ऐड, यानी 74,000, और 100 रुपीज़ और 5400 यानी 5500 हुआ माइनस, 5500 हुआ माइनस। तो आंसर क्या आया, देखिए 1000 में से 500 गया, 500, यहाँ पे एक बोरो हो गया, 73 माइनस 5, 68, 68,500 आपका आंसर आ गया है। 5400 100 माइनस 54 और 20, 54,000 और 20,000 प्लस, ठीक। चलिए वीआरएस के लिए इतना ही। अब इसकी बाकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे, है ना। ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अभी नई नई आएंगी, जैसे कि 2 बार एक ही एंट्री दी होगी अलग अलग अमाउंट से, तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई चेक इशू करी थी 20,000 की, उसमें से 10,000 की प्रेजेंट हुई, तो हमें देखना पड़ेगा कि 20 माइनस 10 यानी कि 10 की एंट्री होनी है हमारी, ठीक। सिमिलरली डिपॉजिट में भी, कि डिपॉजिट के लिए 8,000 की चेक दी गई, उसमें से 6,000 की क्रेडिट हुई, तो 2,000 का डिफरेंस है, एंट्री 2,000 से होगी। ऐसा हो सकता है कि बैलेंस की शुरुआत ही नेगेटिव से हो, जैसे यहाँ पे देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये नेगेटिव से शुरू होगा। ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, या पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये सब क्या है, नेगेटिव है, ठीक। ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी, वो सब हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी थियोरेटिकली क्या क्या चीज़ें थी वो हम सब समझ चुके हैं, ठीक है, और हमने उसकी प्रैक्टिस, उसको क्रॉस चेक भी कर लिया है, ठीक। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर 6, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए बीआरएस था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और यहाँ आपका आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक। चैप्टर नंबर 6, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।